नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज व्यक्ति एवं राज्य इंडिविजुअल एंड स्टेट को विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। अरस्तु। मनुष्य प्रकृति का अनोखा जीव है। मनुष्य में जीवों के सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु बौद्धिकता और विवेकशीलता का गुण सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है। अतः हम मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। हॉब्स और डार्विन ने मनुष्य को स्वार्थी, नीच और संघर्षशील माना है। फ्रायड मनुष्य को कामुकता से ओतप्रोत बताते हैं। मैकडूगल ने मनुष्य को युयुत्सा यानी युद्ध की मूल प्रवृत्ति स्वीकार करके मनुष्य को युयुत्सु घोषित किया है। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन, युद्ध की विभीषिका आदि से मनुष्य का दुष्ट स्वभाव भी प्रकट होता है। दूसरी ओर मनुष्य का साधु स्वभाव भी दृष्टिगत होता है। यदि एक ओर युद्ध है तो दूसरी ओर मानवता की रक्षा की पुकार भी है। मनुष्य की साधुता ही समाज की आधारशिला है। प्रत्येक संगठन के पीछे एक जीवन दर्शन छिपा हुआ है जो मनुष्य के हित के लिए ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का अच्छा या बुरा होना वातावरण और समाज पर निर्भर है, परंतु यदि मनुष्य में मानवता का बीज न होता तो वातावरण के द्वारा किसका विकास होता। अतः मनुष्य में मनुष्यता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। आदर्शवाद। मनुष्य ज्ञान, चेतना, तथ्य इन तीनों का संबंध है। आदर्शवादी एक आदर्श आत्मा की धारणा के साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार की धारणा का पोषण करते हैं। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऐसी वस्तु की इच्छा निहित है जो सामान्य हित के लिए होती है। ग्रीन के अनुसार सामाजिक जीवन मानवीय व्यक्तित्व से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार भाषा का संबंध विचार से है, क्योंकि भाषा की शक्ति विचार ही है। यह विचार भाषा के माध्यम से वास्तविक रूप धारण करती है। इस प्रकार दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित है। व्यक्ति की पूर्णता समाज के अभाव में संभव नहीं है। समाज ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है। उपयोगितावाद के अनुसार उपयोगितावादियों ने ह्यूम के विचार को स्वीकार किया है। ह्यूम के अनुसार मनुष्य के जीवन में कर्म तर्क बुद्धि द्वारा प्रेरित नहीं होते। मनुष्य की भावनाएं और इच्छाएं ही उसके कार्यों की मूल प्रेरणाएं हैं और वही मनुष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती हैं। ह्यूम द ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर में कहते हैं, तर्क बुद्धि वासनाओं भावनाओं की दासी मात्र है और होनी भी चाहिए, तथा इन भावनाओं और वासनाओं की सेवा एवं आज्ञा में रहने के अलावा इसे दूसरा कोई पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ह्यूम समाज के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूति को महत्वपूर्ण मानते हैं। सहानुभूति के कारण ही मनुष्य दूसरों के सुख दुख के प्रति तटस्थ या उदासीन नहीं रह सकता। अतः समाज कल्याण का आधार भावनात्मक है, बौद्धिक नहीं। ह्यूम लिखते हैं, सहानुभूति के कारण ही मनुष्य समाज की चिंता करता है। इसी के कारण मनुष्य अपने अहम से बाहर होकर दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने के लिए प्रेरित होता है। बुद्धिवादियों के विपरीत ह्यूम की धारणा है कि सद्गुण स्वयं में महत्वपूर्ण न होकर सुख और सामाजिक कल्याण को
प्राप्त करने के साधन के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। हॉब्स के विपरीत ह्यूम का मानना है कि समाज और सरकार का गठन समझौते के सिद्धांत से नहीं, उपयोगिता के सिद्धांत से हुआ है। ह्यूम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि परिस्थितियाँ ठीक हों तो मनुष्य सरकार के अभाव में भी सद्गुण युक्त कार्य करेंगे। साम्यवाद के अनुसार किसी समाज की उत्पादन की व्यवस्था ही समाज की रचना को निर्धारित करती है और इसी पर सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण भी आधारित होता है। जीवन चेतना के द्वारा निर्धारित नहीं होता, प्रत्युत चेतना जीवन के द्वारा निर्धारित होती है। वर्ग की धारणा मार्क्स की दृष्टि में सीमित और आर्थिक दृष्टि से निर्धारणवादी धारणा है। दुनिया में दो ही वर्ग हैं, पूंजीवादी और सर्वहारा। सर्वहारा अर्थात भूमिहीन, संपत्तिहीन। पूंजीवादी वर्ग सदैव दूसरे वर्ग पर शासन करता है, शोषण करता है, अतः संघर्ष स्वाभाविक है। अतः सर्वहारा वर्ग विजेता होगा और वर्ग विहीन समाज, देश की स्थापना होगी। मानव व्यक्तित्व और अलगाव का सिद्धांत। साधारण नागरिक अपना सारा समय अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में या उन प्रयत्नों में की चिंता में बिता देता है। इस प्रक्रिया में वह अपने को अधिक अकेला और समाज के द्वारा अधिक परित्यक्त महसूस करता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी विच्छिन्न हो जाता है। संक्षेप में कार्ल मार्क्स के अलगाव या विच्छिन्नता के सिद्धांत से स्पष्ट है कि मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में ऊब की अनुभूति करता है। मनुष्य की धर्म की चेतना एक भ्रांत चेतना है। यह विच्छिन्न मनुष्य को आराम, भुलावा देने का काम करता है। आदर्श समाज में भुलावा देने वाला धर्म जो अफीम का काम करता है लुप्त हो जाएगा। एकमात्र ऐसा धर्म होगा जो मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। दार्शनिक उदारवाद के अनुसार मनुष्य और समाज। दार्शनिक उदारवाद के अनुसार मनुष्य स्वभावतः एक नैतिक प्राणी है। लॉक ने व्यक्ति और उसकी सहमति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। व्यक्ति ही सही निर्णायक है। प्राकृतिक अवधारणा में यदि व्यक्ति दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तो मनुष्य को उस अत्याचारी को शांत बुद्धि तथा विवेक से दंडित करने का अधिकार है। सामाजिक समझौते के विषय में कहा जा सकता है कि यह समझौता मनुष्य द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक दी गई सहमति से हुआ है। सरकार या राज्य का लक्ष्य है व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना। फलवाद, प्रैग्मेटिज्म। फलवाद अपने सिद्धांतानुसार व्यवहारिक और यथार्थपरक दृष्टि अपनाता है। यह दृश्य जगत से परे किसी शक्ति को स्वीकार नहीं करता और न ही मानव के सामाजिक व्यवहार के लिए किसी विशिष्ट कारण को ही मानता है। फलवादियों के अनुसार समाज की अपने में कोई सत्ता नहीं है, वरन यह प्राथमिक समूहों, परिवार, खेलकूद आदि की क्रिया प्रतिक्रियाओं का संग्रह है। इन समूहों में बहुत से समूह ऐसे हैं जिनका प्रभाव उन व्यक्तियों पर भी पड़ता है जो उस समूह के नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल भिन्न यद्यपि गौण हित की उत्पत्ति होती है। इसी से संगठनात्मक जीवन गठित होता है जिसमें राज्य भी सम्मिलित है। यथार्थवाद। प्राचीन यथार्थवादी अरस्तु के अनुसार मनुष्य केवल प्राणी ही नहीं है, वह जीवित पशु प्राणी है और एक बौद्धिक प्राणी भी है। मनुष्य जब अपनी पाश्विक सत्ता की पूर्ति
अनेक इच्छाओं और वासनाओं से कर लेता है, तब वह नैतिक सद्गुणों की प्राप्ति करता है, जैसे साहस, संयम, क्षमा आदि। यदि कोई व्यक्ति समाज में रहने में असमर्थ है या उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वह या तो पशु है या ईश्वर है, परंतु मनुष्य नहीं है। राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि मनुष्य जीवित रह सके और उसका अस्तित्व शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहे। प्रत्यक्षवाद। हाब्स ने मनुष्य और समाज को केवल आत्महित के संदर्भ में व्याख्यायित किया है। उसके अनुसार मानव जीवन का नियंत्रण लक्ष्य नहीं, कारण करते हैं, और यही कारणों का विश्लेषण ही समाज को समझने में सहायक होगा। समाज रहित अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांत, निर्धन, घृणित, जंगली और अल्पकालीन होता है। इस अवस्था में सिर्फ एक ही नियम होता है कि मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है उसको प्राप्त कर ले, और उसे जब तक अपने पास रख सकता है उसे अपने पास रख ले। हाब्स बताते हैं कि आत्मरक्षा का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक अस्तित्व को कायम रखना है। जो चीज इस काम में सहायता देती है वह अच्छी है, और जो सहायता नहीं देती वह बुरी है। आगे लिखते हैं, संपूर्ण मानव जाति शक्ति की शाश्वत और अविश्रांत इच्छा से प्रेरित है। इस लालसा का अंत मृत्यु के साथ होता है, और इसका कारण है कि मनुष्य के पास इस समय जीविका के जो साधन हैं और जो शक्ति है, बिना और अधिक प्राप्त किए हुए उसकी रक्षा का आश्वासन नहीं होता। मनुष्य को हर प्रकार की शक्ति चाहिए, धन, पद और सम्मान चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षा की कोई आशा नहीं मिलती। इस अवस्था में जीवन रक्षा के लिए मनुष्य को किसी भी कार्य को करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह शेर का अधिकार, टाइगर राइट कहा गया है। जैसे शेर को अपना शिकार करने की स्वतंत्रता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी की हत्या भी कर सकता है। चूंकि प्राकृतिक दशा कष्टपूर्ण और अराजक है, इसलिए हाब्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य ने इससे बचने तथा अपना हित साधने के लिए समाज तथा सरकार की स्थापना की, अर्थात समझौता किया। मनुष्य स्वभावतः समाज के लिए इच्छुक नहीं होता, उनको शिक्षा द्वारा इसके लिए तैयार किया जाता है। हाब्स का यह भी मानना है कि संप्रभु, न्याय और ईमानदारी तथा सभी राजनीतिक व्यवहार स्वार्थवाद के ही संशोधित रूप हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहार आत्महित के संदर्भ में ही सदैव किए जाते हैं। मानव व्यवहार किसी अलौकिक सत्ता जैसे ईश्वर, आत्मा आदि द्वारा नहीं होते। B.F. स्किनर इस संदर्भ में सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इसमें दो बातें हैं। प्रथम यह कि मानव व्यवहार पूर्ववर्ती एवं कारणात्मक सामाजिक तत्वों का परिणाम है, और द्वितीय, ये तत्व मानव व्यवहार को परिवर्तित करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात प्लास्टिक मानव निर्मित किया जा सकता है। इसमें मनुष्य का गठन, उसके व्यवहार का परिचालन कुछ सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण और संचालन के द्वारा किया जा सकता है। मनुष्य को चाहे जिस रूप में ढाला जा सकता है। हाब्स के अभूतपूर्व विचार के कारण इन A.D. लिंड्स ने कहा कि समाज विज्ञान में जो कुछ भी उपलब्धि हुई है वह हाब्स की ही देन है।
फांसीवाद। फांसीवाद में व्यक्ति गौण और समाज अर्थात राज्य प्रमुख है। व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं स्वार्थों का त्याग करता है और समाज तथा राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है, तभी आत्म साक्षात्कार जैसा सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मुसोलिनी के शब्दों में प्रत्येक वस्तु राज्य के लिए है, राज्य के विरुद्ध कोई चीज नहीं है, राज्य के बाहर कोई चीज नहीं है। फांसीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की स्वीकृति नहीं देता। कहा जाता है कि फांसीवाद का दर्शन अवसरवाद पर आधारित है। यह अपने विचारों को समय समय पर बदलता रहता है। यह आतंकवाद का एक रूप है और सर्वोपरि तानाशाही को महत्व देता है। फांसीवाद मान बैठता है कि जनता की न तो राजनीति में दिलचस्पी होती है और न उसमें अपना शासन स्वयं करने की क्षमता ही होती है। मुसोलिनी यहाँ तक कहता है कि जनता उस कुतिया के समान है जो मालिक से पीटकर या डांट खाकर भी उसके पैरों के तलवे चाटती है। लास्की ने सही कहा है कि फासिस्ट सरकार वस्तुतः गुंडों और डाकुओं की सरकार है जो उससे अपने अस्तित्व के लिए निरंतर गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देती है। राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर आदर्शवाद। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। राज्य को नैतिक संस्था मान प्रत्येक का पालन अनिवार्य माना गया है। अरस्तु ने राज्य को सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता माना है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व मनुष्य की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। कांट के मतानुसार राज्य एक आवश्यक बुराई न होकर एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन संभव बनाना है। हीगल की अवधारणा में राज्य ही सब कुछ है। ग्रीन ने राज्य को बाधाओं की बाधा कहकर राज्य के कार्य को स्पष्ट कर दिया है। ब्रेडले के अनुसार व्यक्ति पूर्णतः राज्य के अधीन है तथा राज्य से पृथक उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते। राज्याज्ञा का पालन करना ही उसका परम कर्तव्य है। व्यक्तिवाद, इसमें व्यक्ति साध्य है और राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति का साधन मात्र है। व्यक्ति अपनी अपूर्णता के कारण कोई अवांछनीय कार्य न करे, इसलिए ही राज्य की आवश्यकता होती है। मिल के अनुसार व्यक्ति के ऐसे कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जिनका संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से है। मिल ने व्यक्ति के विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि वह राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था को भी अमान्य करते हैं। उनके अनुसार राज्य द्वारा सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना ऐसा प्रयास होगा जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान ढाल दिया जाएगा। स्पेंसर के अनुसार राज्य को शाश्वत संस्था मानना भूल है। उसकी उत्पत्ति तो व्यक्ति की अपूर्णता, स्वार्थपरता एवं अपराध पर रोक लगाने के लिए हुई है। सर्वाधिकारवाद, इस विचारधारा में राज्य ही सब कुछ है, यहाँ तक कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी राज्य के अधीन है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मुसोलिनी व हिटलर को माना जाता है। मुसोलिनी का विश्वास है कि राज्य कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र का हित तथा कल्याण है। हिटलर का सिद्धांत व्यक्ति कुछ नहीं है, समाज ही सब कुछ है। द इंडिविजुअल इज नथिंग एज ऑल इज एवरीथिंग। सर्वाधिकारवाद के अनुसार
मनुष्य का अपने जीवन पर अधिकार नहीं होता। मनुष्य का जीवन राज्य की धरोहर है और इसका उपयोग राज्य के हित में ही होना चाहिए। संक्षेप में, व्यक्ति के लिए राज्य पूजनीय है। व्यक्ति की महत्ता और पूर्णता राज्य की सेवा में है। सर्वाधिकारवाद के विभिन्न रूप: फ्रांस में बोनापार्टिज्म, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, रूस में साम्यवाद। सर्वाधिकारवाद के दो आयाम हैं: वामपंथी अर्थात साम्यवाद, दक्षिणपंथी, इसका अर्थ इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद से है। फांसीवाद वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के कारण दक्षिणपंथी कहलाता है और साम्यवाद वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन पर अधिक जोर देता है, इसलिए वामपंथी कहलाता है। मूल्यांकन: इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फांसीवाद और नाजीवाद ने अपने अपने देश की जनता में अपने लक्ष्यों के प्रति इतनी अधिक निष्ठा पैदा की कि लक्ष्यों को पूरा करना ही लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया और वे अपनी जान देकर भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, सर्वाधिकारवाद ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह बिना उचित अनुचित का विचार किए ही प्राप्त किया है। तानाशाही एक प्रवृत्ति होती है। भय और असुरक्षा की पृष्ठभूमि में इसका उदय होता है। मनुष्य की दुर्बलताओं ने ही सर्वाधिकारवाद को आमंत्रित किया है और पर्याप्त समय तक उसका पालन पोषण किया है। सर्वाधिकारवाद ने समूह स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण है कि समूह की भावनाओं को अपने पक्ष में उपयोग करके सफलता प्राप्त की। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में आदर्श अधिक, बकवास अधिक है, परंतु काम कम है। सर्वाधिकारवाद ने इसे सही सिद्ध किया। आज मुसोलिनी और हिटलर बुरे इसलिए हैं कि अंत में हार गए, अन्यथा वे ही मानवता के मानदंड होते। सर्वाधिकारवाद में यह भी सिद्ध किया कि राजनीति गुणों पर नहीं चलती, वह शक्तियों, व्यक्तियों पर चलती है और मैकियावली के इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि यह सफलता के ऊपर चलती है। क्या सर्वाधिकारवाद का विकल्प है? लास्की के अनुसार समाजवादी लोकतंत्र ही इसका स्थायी विकल्प है। अराजकतावाद: अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। राज्य अपनी शक्ति से मनुष्य को अनैतिक बना देता है। यह व्यक्ति पर अविश्वास करता है। F.W. कोकर के अनुसार अराजकतावाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार राजनैतिक सत्ता, चाहे वह जिस रूप में हो, अनावश्यक और अवांछित है। अराजकतावाद का उद्देश्य: पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति को पूंजीपति के बंधन से मुक्ति, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है। राज्य की संस्थाओं से अर्थात सरकार, न्याय व्यवस्था, कानून और पुलिस आदि से स्वतंत्र होना है। मानव को धर्म की सत्ता से मुक्ति दिलाना, क्योंकि धार्मिक संगठन व्यक्ति को विश्वास की स्वतंत्रता से वंचित रखते हैं। साम्यवाद और अराजकतावाद एक नहीं है, दोनों में अंतर बताते ही वे कोकर कहते हैं, वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना दोनों का लक्ष्य अवश्य है, परंतु दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। अराजकतावादी सहयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं। वे किसी भी वर्ग की तानाशाही नहीं चाहते। अपने आप को अराजकतावादी घोषित करने वालों में सर्वप्रथम नाम पियरे जोसेफ प्रूधा का आता है। उन्होंने घोषित किया कि मनुष्य उत्पादन के लिए श्रम करता है तो उसका
पूरा फल प्राप्त करने का उसे अधिकार है, परंतु राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कारण श्रम का पूरा लाभ मनुष्य को नहीं प्राप्त होता। पुरोधा यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति रखना एक प्रकार की चोरी है और इस चोरी में राज्य का हाथ रहता है। टॉलस्टॉय और गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है। गांधी जी का मानना है राज्य द्वारा न्यूनतम शासन होना चाहिए। माइकल बाकुनिन हिंसात्मक क्रांतिकारी अराजकतावाद के जन्मदाता हैं। उनके प्रमुख विचार हैं, राज्य आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण है। राज्य उच्च वर्गों के षड्यंत्रों का समर्थन करता है। राज्य शासक और शासित दोनों का नैतिक पतन करता है। धर्म का उपयोग आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता में रहने वाले अपनी अस्वाभाविक श्रेष्ठता को उचित और विवेकपूर्ण बताने के लिए करते हैं। धर्म मनुष्य का ध्यान व्यवहारिक जीवन से हटा देता है। राज्य व्यक्तिगत संपत्ति के लिए उत्तरदायी है और व्यक्तिगत संपत्ति ही भौतिक तथा नैतिक अशुभों को जन्म देती है। मनुष्य जब अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति से कार्य करे तभी स्वतंत्र है। सामाजिक संरचना का आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। चर्च, सेना, पुलिस, संपत्ति तथा विधायिका आदि को क्रांति द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। पूंजीपतियों की संपत्ति छीनकर गरीबों में बांट देना चाहिए। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रिंस क्रोपाटकिन, इनके अनुसार सहयोग के नियम से समानता, न्याय तथा एकता आती है। यही स्वर्णिम नियम है। राज्य स्वार्थी और चतुर व्यक्तियों की देन है। राज्य न तो व्यक्ति को न्याय दिला सकता है और न दंड व्यवस्था द्वारा अपराध को रोक सकता है। अतः राज्य अनावश्यक है। व्यक्ति संपत्ति वालों का ही राज्य पर अधिकार रहता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति अपराध है। क्रोपाटकिन के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उत्पादन में सहयोग की आवश्यकता होती है। धर्म द्वारा लोगों में राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न उत्पीड़न तथा अन्याय के लिए सहनशीलता पैदा की जाती है। स्वस्थ समाज के लिए क्रोपाटकिन के भावपूर्ण शब्द, इस गंदगी की सफाई के लिए और जो चेतना शून्य लोग हैं उनमें प्राण डालने के लिए और उनमें मानवता, वीरता, त्याग तथा उदात्त भावनाओं को भरने के लिए एक भयानक तूफान की आवश्यकता है, अर्थात क्रांति को अनिवार्य मानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।